हम लोग हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक हम लोग डील कर चुके हैं। हम लोग शुरू करेंगे लॉर्ड रीडिंग से। इनका कार्यकाल है 1921 से 1926। इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, रॉलेट एक्ट को समाप्त किया गया, कैंसिल किया गया या खत्म किया गया। अब यहाँ इसके पहले कि हम लोग एक एक हेडिंग दीजिए, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। आपने लिखा 5 फरवरी 1922। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1857 के बाद से हिंदुस्तान में जागरण आया। उसके बाद हिंदुस्तानी लोग आजाद होने के लिए संघर्ष करने लगे, कुछ ज्यादा अच्छी तरह से। 1857 के पहले जो भी संघर्ष होता था वो स्थानीय विद्रोह होते थे। लोकल कम्युनिकेशन का कोई साधन तो था नहीं, तो स्थानीय विद्रोह उपजा, असंतोष के कारण विद्रोह उपजा, और उस विद्रोह को दबा देना भी आसान था। लोकल था, 50-100 हजार आदमी का था। अंग्रेज उसको दबा देते थे। राष्ट्रीयता नाम का कोई भी चीज या राष्ट्रवाद नाम का कोई भी फीलिंग का जन्म नहीं हुआ था। 567-65 रियासत तो थी ही आजादी के समय। ये 1947 की बात हो रही है, आजाद हुआ भारत तो 567 रियासतें इंडिपेंडेंट थी। ये बात उससे 100 साल 150 साल पहले का बात हो रहा है। 1921-22 का बात हो, सॉरी 1921-22 का बात है, मतलब कि आजादी के 20-25 साल पहले और 1857 के करीब 50-70 साल बाद। तो 1857 के पहले का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। 1857 के पहले भारत में राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज किसी कारण से पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। लोग इंडिविजुअल रियासत में, इंडिविजुअल जगह में एंजॉय कर रहे थे, रहते थे, ठीक ठाक से रहते थे। लेकिन एक एज ए नेशन क्या होता है, ये इसकी परिकल्पना सुगबुगाहट हो चली थी। जगह जगह यहां विद्रोह हुआ, दबा दिया गया। फिर वो दूसरी जगह विद्रोह हुआ, दबा दिया गया। फिर तीसरी जगह विद्रोह हुआ, दबा दिया गया। लेकिन विद्रोहियों का आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। जो थे वो काफी सीमित थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी ने रेल सेवा चलाई, पोस्ट ऑफिस चलाया, वो चलाया हिंदुस्तान के शासन को और अच्छा से चलाने के लिए। उसका दूसरा पक्ष ये है कि हिंदुस्तान में जो विद्रोह होते थे, और टेलीग्राफ भी चला था 1853 में, तो विद्रोह होते थे तो वो विद्रोह का जो सूचना तंत्र था वो भी तो बढ़ने लगा। जो बनारस का आदमी कलकत्ता की सूचना उसको साल भर में 1 साल में मिलती होगी, अब वो मिनट में मिलने लगी ना।
तो डलहौजी ने जो रेलवे चलाया, पोस्ट ऑफिस चलाया, वो चलाया था अपने लिए, ब्रिटिश प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए। फायदा लेकिन इंडियंस को ज्यादा हुआ और नुकसान कालांतर में कहते हैं, आगे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो नुकसान अंग्रेजों का ज्यादा हुआ, क्योंकि हिंदू 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 करे हिंदुस्तान के लोग अब कम्युनिकेट करने लगे। लाहौर से दिल्ली और लाहौर से कलकत्ता की सूचना का आदान प्रदान होने लगा, जो पहले जीरो था, जो मिनिमम था। तो इससे नुकसान भी हुआ, फायदा ज्यादा हम लोगों को हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इस बीच में गांधी जी आ गए। तो गांधी जी उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देश को समझा। तब तक कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो चुका था। मतलब कि हिंदुस्तान में अब वो स्थिति नहीं थी जो 1857 के पहले की स्थिति थी। अब लोग जगे हुए थे, संघर्ष हो रहा था आजादी के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं। आजादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था, लोग मर मिटने को तैयार हो रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों से। इतना क्लियर हो गया। अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि हम लोग बहुत दिन तक यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। 1857 के पहले वो समझते थे कि हम लोगों को भगाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब हिंदुस्तान खड़ा हो गया, मुट्ठी बांध के जब खड़ा हो गया, लड़ने और मरने मारने पर उतारू हो गया, तब उन लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने इसको शो नहीं किया, उन्होंने दर्शाया नहीं, भारत को महसूस नहीं होने दिया, लेकिन एक्चुअली एक भय, एक चिंता अंग्रेजों को भारतीयों से अब होने लगी थी। कब? 1921 आते आते। बात समझ आ गया? तो वो लोग करीब करीब भारत को आजाद करने के पक्ष में हो गए थे। कब की बात है? 1921। एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी यूपीएससी में, कि ऐसा कौन सा समय था, कौन सी घटना थी जबकि अंग्रेज आजाद हमको करना चाहते थे, हमसे तंग आकर वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, मानसिक तौर पर शो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी देख रहे थे कि ऐसा न हो जाए कि ये कहें कि भारत छोड़ो, भागो यहां से। यही हुआ भी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा चला। राइट? मतलब मेरे कहने का ये है कि करीब करीब 20-21 आते आते वो अंग्रेज जो केवल दमन की नीति अपनाते थे और अपने को सर्वे सर्वा समझते थे, वो अब भारत छोड़ने के लिए मन बना चुके थे। लेकिन उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा था कि हम जाएं तो रेस्पेक्टेबल तरीका से जाएं। आज भी सरकार में, किसी संगठन में या सरकार में किसी को हटाना होता है, किसी को नौकरी से निकालना होता है, तो डायरेक्टर या जो भी उसका मालिक है या मंत्री को हटाना हुआ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कीजिए, अब रिजाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिजाइन कर दीजिए।
और नहीं तो हम आपको हटा देंगे। तो हटा देंगे, अगर न्यूज में आया कि फलाने मुख्यमंत्री ने फला मंत्री को हटा दिया, तो हटने को तो हट गया बेचारा, लेकिन उसका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया, थ्रो आउट, निकाल दिया गया। इसीलिए एक वर्ड दिया गया है, रेस्पेक्टेबल एक्सिट, आदर की तरह, आदर पूर्वक बाहर का रास्ता। रेस्पेक्टेबल एक्सिट, EXIT लिख लो, रेस्पेक्टेबल एक्सिट, EXIT। तो अंग्रेज भी अब चाहने लगे थे, अंग्रेज भी अब चाहने लगे थे कि इससे पहले कि भारत के लोग हमको भगा दे, कहें कि गेट आउट, हम लोगों को कोई ऐसा तरीका खोज लेना चाहिए जिससे कि लगा कि भगाए नहीं है, हम लोगों ने स्वेच्छा से भारत को छोड़ दिया है। तो ये टर्म है रेस्पेक्टेबल एक्सिट। यही इसी की तलाश में वो लोग थे। तो क्वेश्चन फिर वही आ गया कि ऐसा कौन सा समय था और ऐसी कौन सी घटना या दुर्घटना थी जिससे तंग आकर, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने आजादी भारत को देनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, जिस आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, जेल भरे जा रहे थे, दमन चक्र चल रहा था, उसको दमन कुचक्र चल रहा था उस आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए, और जब दिया जा रहा था तो गांधी जी ने कहा कि ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। और आजादी का जो सॉरी आंदोलन था वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। फिर आजादी मिली 1947 में। घटना है 5 फरवरी 1922 की। आजाद भारत कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो करीब करीब 25.5 साल के बाद आजाद भारत हुआ। गांधी जी ने कहा कि हमको आजादी चाहिए, लेकिन ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी आजादी? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और कहा कि ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हम अपने तरीके से भारत को आजाद कराएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन इंडिया was about to get the independence, it denied, भारत जब करीब करीब आजाद होने के कगार पर था, तब भारत ने क्यों आजादी के लिए आंदोलन थे उनको स्थगित कर दिया, और गांधी जी ने कहा कि ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। एनीबॉडी? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलना है तुमको? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक जगह पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने
थाने को घेर लिया, पुलिस स्टेशन को घेर लिया, और उसमें आग लगा दी, और उसमें आग लगा दी। फलस्वरूप काफी पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए, जिंदा जला दिए गए। गांधी जी ने कहा कि हमको अहिंसा के अस्त्र द्वारा अर्जित की गई, अहिंसा के अस्त्र द्वारा अर्जित की गई ऐसी अभी तो लिखा ही रहा है, अहिंसा के अस्त्र द्वारा अर्जित की गई ऐसी रक्त रंजित आजादी नहीं चाहिए। और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये हो गया। अब लाल से हटा दीजिए लिखना, लाल से हटा दो। अब आगे, हाँ आए। उग्र भीड़ का, बैठो। उग्र भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी 2-3 कारण से। पहला कारण तो था जो कि ऑल इंडिया में चल ही रहा था। मैंने क्या कहा कि हर जगह इकट्ठा होता था विद्रोही लोग। मेन देखो, मेन क्या था कि टैक्स। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक किसान प्रधान देश था ना, आज भी है। तो सबसे ज्यादा, जैसे कि अभी बादल घिरा हुआ है और सारा गेहूं खेत में है कि नहीं? किस समय ओला पड़ जाएगा ठिकाना तो है नहीं। तो जो बच्चे की तरफ से जो किसान उसको सींच करके बड़ा कर रहा है, अब फल से लदा हुआ है, फल माने दाना से लदा हुआ है, इस समय अगर ओला वृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, तो मोटा मोटी सब धान सब गेहूं लौट जाएगा खेत में। तब उसको कटैया होगा, सुखाया जाएगा। तो अब सोचो, तो किसान का स्थिति क्या हो जाएगा। एक तो उसको पेट्रोल डीजल ने मारा है, आज की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा से किसान हमेशा से उसको कुचला गया है। और किसान ही से पूरे हिंदुस्तान का साज श्रृंगार है। अन्नदाता कहते हैं ना, अन्नदाता क्या, वो तो भिखमंगा है बेचारा। आज तक किसी सरकार ने उचित मुआवजा तय किया, देने का बात तो अलग है। तो यही स्थिति हमेशा से थी। गांधी जी के जो भी आंदोलन हुए, जो भी सत्याग्रह हुए, मूलतः वो किसानों के संबंधित है। चाहे वो चंपारण का नील वाला हो, और चाहे अहमदाबाद का उधर का खेड़ा वाला हो, बात बराबर है। तो वहां भी किसान इकट्ठे हुए थे। क्या बोलते हैं कि वो लगान के, होता क्या था कि मेन बदमाशी क्या कहेंगे, मेन काम उसमें था या नहीं हुआ। अगर नहीं देता है तो उसका गाय बैल गोरु सब अपना खींच के ले आओ। इससे मतलब नहीं है
कि कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, राइट। तो यही तो उस समय हो रहा था। तो लोग इकट्ठा हो गए, इस तरह का उग्र आंदोलन हो गया। हाँ, अभी 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 आप लोगों ने इस बात को छेड़ ही बढ़ा ली। राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना नेक्स्ट नंबर। भारत में भारत में भारत में सेना में भारतीय अफसरों सेना में भारतीय अफसरों की भर्ती की शुरुआत या सेना का भारतीयकरण सेना का भारतीयकरण। इसका मतलब समझे, आर्मी में सिपाही स्तर के जितने भी लोग थे वो सब थे इंडियंस, और जो ऑफिसर थे वो सब थे ब्रिटिशर्स। यहाँ आते आते भारतीय अफसरों को भी अब उसमें धीरे 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 प्रवेश मिलने लगा। ठीक, चलिए। रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया। रेलवे बजट को जनरल बजट से, सामान्य बजट से अलग किया गया। उन्नीस सौ पच्चीस में सैंडहर्स्ट कमिटी का गठन करके भारतीय सेना में रिफॉर्म, REFR हिंदी में सुधारों की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, 1921 में मोपला विद्रोह केरला में हुआ। माथा से हाथ हटाओ। केरला में मोपला विद्रोह हुआ। नेक्स्ट, 1910 के प्रेस एक्ट 1910 के प्रेस एक्ट को खत्म किया गया। उन्नीस सौ
काकोरी काकोरी ट्रेन डकैती हुई। 1926 में 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। 1922 मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना ये बता दो, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा का पहले क्या नाम था? आजादी के पहले भी इसी कैडर का इम्तिहान होता था। के पहले आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम था आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, जिसकी परीक्षा इंडिया में नहीं होती थी। लंदन में इसकी परीक्षा ली जाती थी। रीडिंग के कार्यकाल के दौरान लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान यानी 1921 से 1926 के दौरान 1921 से 1926 के दौरान आईसीएस की परीक्षाएं अब दिल्ली और लंदन दोनों जगह होने लगी। के ही कार्यकाल के दौरान भारत में मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़
कलकत्ता, अरवी, ARVI, अरवी में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में कॉटन पर से एक्साइज टैक्स, कॉटन सूती वस्त्र, कॉटन पर से एक्साइज टैक्स समाप्त किया गया। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। यानी अपराधों में कमी लाने के लिए कानूनों में कुछ सुधार या कुछ परिवर्तन किए गए। हो गया। ये आपका कम हेडिंग दो, लाल से हेडिंग दो, लॉर्ड इरविन ब्रैकेट में लिखिए आप 1926 से 31, 1926 से 31। और ब्रैकेट में ही लिखिए, आगे चल करके लाल है तो लाल से लिखिए। इनको क्रिश्चियन वाइसराय, इनको क्रिश्चियन वाइसराय भी कहा जाता है। क्रिश्चियन वाइसराय भी कहा जाता है। और लाल से ही लिखो, लाल से ही लिखो। 1927 में साइमन कमीशन, SIMON, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई या गठन किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। अब 1 सेकंड के लिए आप लोग अपने कलम कापी को विराम दोगे तो कहीं भी स्वागत नहीं हुआ। जहां भी साइमन कमीशन जांच पड़ताल के लिए जाता था वहां एक ही नारा लगता था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। एक जगह साइमन वापस जाओ का अमृतसर में नारा लग रहा था। काफी लोग जमा थे। लोग अश्रु गैस के बाद भी, लाठीचार्ज के बाद भी नहीं भाग रहे थे। तो भीड़ को भगाने के लिए फिर से लाठीचार्ज का, हेवी लाठीचार्ज का ऑर्डर हुआ।
उस लाठी चार्ज से एक बहुत बड़े नेता घायल हो गए। घायल हो गए तो घायल हो गए तो बेचारे मरे नहीं। गरम दल के नेता थे। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले लोगों ने, पत्रकारों से उनसे पूछा कि सर जो भी हुआ श्रीमान बुरा हुआ, आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई हर लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी हुई हर लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी। ताबूत माने समझते हैं? समझती हो क्या? पहले खड़ा होने का आदत डालो, पहले आदत डालो, स्प्रिंग जैसा खड़ा हो जाओ। ताबूत माने, हाँ ठीक। ताबूत में कौन जाता है? आए नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और उनकी लाश को छू करके जो कसम खाए थे, कसम खाए थे, हाँ, तो तीनों ने कसम नहीं ना खाया था, वो तो फांसी चढ़े। जो कसम खाए थे वो भगत सिंह थे। भगत सिंह थे। और उन्होंने बदला कैसे लिया? किसका किसका मर्डर किया उन्होंने? जल्दी, किसका मर्डर किया उन्होंने? भगत सिंह ने किसका मर्डर किया? दिन में मारे गोली, तो जानते ही थे कि हमको फांसी चढ़ना है। सैंडर्स, मेरा इंटरव्यू देखना तुम लोग। मूल कमीशन का, साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कांग्रेस ने बहिष्कार किया। नेक्स्ट, उसी में आगे लिखते जाओ, नंबर आपका जो भी हो। नेक्स्ट, 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट आई। इकतीस अक्टूबर 1929, ये लाल से लिखाएगा, लाल से लिखाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखाएगा। 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की, यह डिक्लेयर किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। भारत को, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। 29 दिसंबर 29 दिसंबर लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ। 29 दिसंबर लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 1930 में 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्नीस सौ सत्ताईस में बटलर आयोग, BUTLER, बटलर कमीशन, जिसको इंडियन स्टेट्स कमीशन भी कहा गया, इंडियन स्टेट्स कमीशन भी कहा गया, का गठन हुआ। जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का केंद्रीय प्रशासन और देश के विभिन्न रजवाड़ों या रियासतों, के बीच और अच्छे संबंध कैसे बनेंगे, इसके लिए सुझाव देने हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। शारदा एक्ट, नेक्स्ट शारदा एक्ट 1929 में आया। अच्छा ये बताओ तो, हम लोग एक ज्यादा नहीं, 14 वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
12 मार्च 1930 से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। उन्नीस सौ अट्ठाईस में साइमन कमीशन आया। जिसका भारत में बहिष्कार किया गया। में 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह ने बम फेंका। उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। उन्नीस में ही लाहौर षड्यंत्र केस हुआ और 1929 में जतिन दास जिनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है की मृत्यु हो गई। बहिष्कृत किया गया। इरविन पैक्ट गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया। बंगाल गजट दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसके एडिटर थे मिस्टर जेम्स अगस्त हिक्की।